नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। जैसा हमने आपसे कहा था कि लगातार हम जो जन आशीर्वाद यात्रा है उस पर विश्लेषण करेंगे, आखिर इसके मायने क्या है, आखिर क्यों ये तमाम चीजें हो रही है, इसके राजनीतिक मायने सीधा जानेंगे। हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी, साथ में है विनय यादव जी। रात को भी हमने चर्चा दिखाई थी, लेकिन अब हम इस पर पूरा विश्लेषण करेंगे, राजनीति, तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर के। चौहान साहब, किस तरीके से देखते हो, इसके क्या मायने निकाले जाए? जन आशीर्वाद यात्रा की जो तस्वीरें सामने आई, ये जो कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं? होना कि हमने लगातार 2 दिन से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, मतलब जो दिख रहा है उसके अलावा निशाना कहीं और है। ये तो एक बहाना है जन आशीर्वाद लेने का, लेकिन जो किसान आंदोलन के नाते जो एक हरियाणा में एक किस्म से नाकेबंदी किसानों ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी हो चाहे जजपा हो उनके लिए कर रखी है, तो वो तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन्होंने रास्ता खोला, कामयाब हुए। और अब जो ये ओबीसी के 27 नए कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, उनको आदेश दिए गए हाईकमांड की तरफ से कि आप 5-5, 6-6 पार्लियामेंट हलकों में आशीर्वाद लेने के बहाने जाएं, जन समर्थन जुटाएं, जन संपर्क बढ़ाएं। तो वो उसको डाइल्यूट करने के लिए, और जहां तक हमारे यहाँ की भूपेंद्र यादव और राव इंद्रजीत सिंह की जो ये यात्रा का वो है, क्योंकि भूपेंद्र यादव मूल रूप से गुड़गांव जिले के हैं, राज्यसभा के सांसद वो राजस्थान से, और वो शुरू से ही विद्यार्थी परिषद टाइम से ही, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी पौध है, जो आज कैबिनेट मंत्री के रूप में एक वट वृक्ष के रूप में सामने पार्टी लेके आई है। राव इंद्रजीत सिंह 2014 से एक किस्म से हम उनकी एंट्री मान सकते हैं पार्टी में। तो पार्टी में राव इंद्रजीत सिंह को उनके मन मुताबिक मान सम्मान दिया जा रहा है। भूपेंद्र यादव को वो अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ा रहे। चलिए, इसमें एक और सवाल आ गया। आपने अब जो बात छेड़ी है कि किसानों की, आपको लगता है चौटाला बाहर आ चुके हैं, 2024 में चुनाव है, इधर कांग्रेस भी पूरी तरीके से 31 सीट कांग्रेस के पास है, जेजेपी और आपने बीजेपी की बात करी, किसानों की नाराजगी है जाट बेल्ट में किसान बिलों को लेकर के, बचा अहीरवाल का क्षेत्र, क्या अहीरवाल से उसकी भरपाई हो पाएगी? बिल्कुल 2014 क्योंकि अहीरवाल में चौटाला का भी वर्चस्व है, बावन कोसली के अंदर तमाम जगह कई सीटों पे नारनौल में। मोहनलाल जी 2014 में भी इस अहीरवाल में भरपाई करी थी। उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी का अपना अकेले का कोई जुगाड़ नहीं बन रहा था, और अब 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर की जीटी बेल्ट और जाट बेल्ट वहां हारी है, लेकिन अहीरवाल ने उम्मीद से ज्यादा, बेशक 1-2 सीट रेवाड़ी की लगा लो या महेंद्रगढ़ की लगा लो, फरीदाबाद की लगा लो, लेकिन 40 सीटें की कैसे भरपाई होगी ये बताइए? 2019 में इनका ग्राफ पूरी तरीके से गिर गया, किसान आंदोलन के बाद और नाराजगी है। 2019 में आपने देखा अभिमन्यु का क्या हाल हुआ, धनखड़ का क्या हाल हुआ। फरीदाबाद लोकसभा सीट, गुड़गांव लोकसभा सीट, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट, एक लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटें हैं, 27 सीटों में आज भी मतलब 20 सीट इस अहीरवाल ने बीजेपी को दे रखी है उस 40 में। तो कैसे भरपाई नहीं होगी? और आगे का जो गणित है, आगे की जो बात है, वो इसीलिए एक कह रहे ना, कहीं नाम ये जन आशीर्वाद यात्रा है, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि सत्ता मतलब मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है। ठीक है आपकी बात, लेकिन अभी तो चौटाला ने तो अपने पत्ते खोले ही नहीं है ना, अभी तो वो बाहर आए हैं। चौटाला तो खोल दिए पत्ते, चौटाला ने पत्ते खोल दिए। क्या जेजेपी का हो जाएगा? आपने देखा, दोबारा मिलेंगे दादा, आपने देखा चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल की सजा काट के
आए हैं, ना वो लोकसभा के मेंबर हैं, ना राज्यसभा के मेंबर हैं, ना वो विधायक हैं। किसानों के बीच में वो जाते हैं समर्थन देने, और किसान उनको माइक तक नहीं देते। वो तो किसी को भी नहीं देते। नहीं, सबको देते हैं। कैसे कहते हैं कि इसको नहीं देते? उन्होंने ये कहा है, बोला राजनीति नहीं बनेगा हमारा। तो ये कहाँ राजनीति करने समर्थन देने गए? उन्होंने कहा है कि समर्थन हम लेंगे, लेकिन हम मंच पर नहीं चढ़े। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला तो फिर क्या माना जाए? वो भूपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मानेंगे? नहीं, चौटाला को नहीं मानेंगे, तो नहीं होना चाहेंगे, नहीं मान रहे, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से अब भी बनी हुई है। ये कह रहा हूं मैं। और जो ओम प्रकाश चौटाला की आप बात कर रहे हो और जो राजनीति की बात कर रहे हो, वो मैं एक नई बात आपको बता रहा हूं। इस यात्रा के माध्यम से जो पैमाना, जो माप डाल रहे हैं, ये गेज कर रहे हैं, इनका हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने से पहले एक तोड़ फोड़ की आहट भी आपको सुनाई देगी जल्दी। विनय जी, चौहान साहब की बात पे नहीं, मैं पूर्ण नहीं, चौहान साहब का अपना आकलन हो सकता है। जमीन खिसक रही है, अहीरवाल में तैयार कर लो आप, जमीन हो जाएगी। यहाँ जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई, तमाम जो हादसे में लेता है, कौन है यहाँ कद्दावर रहता है? राव इंद्रजीत के अलावा नजर आया आपको? ये जो तमाम जो कल जिस तरीके की हमने घटनाक्रम देखा, और चौटाला जी बाहर आ चुके हैं, क्या लगता है ये हड़बड़ाहट है बीजेपी के अंदर? कभी जो है तिरंगा यात्रा, कभी जन आशीर्वाद यात्रा, एक पूरी भूमिका दोबारा से तैयार की जाए, माहौल बनाया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ बहुत ही डाउन हो चुका है। ये आप मानकर चलिए कि इंसान आंदोलन की वजह से बीजेपी आज के डेट में हरियाणा में हाशिए पर है। जो पहले ग्राफ था, जो लोगों की सोच थी, व्यापारी वर्ग परेशान है, बेरोजगारी का आलम देख लिए, विकास के मुद्दे रुके हुए हैं। अगर आप उनके मन की बात सुने, विदाउट कैमरा ऑफ करके सुने, तो कोई ऐसा वर्कर नहीं हो जो कहते मैं भारतीय जनता पार्टी से खुश हूं, कि उसको या 20 साल रुके हुए हो गए हो, चाहे 10 साल हो, चाहे नया आया हूं। हर वर्ग दुखी है, पर मजबूरी क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का लोगों को प्रलोभन आश्वासन दे रखा है, आने वाले समय हम ये करेंगे, वो करेंगे, पर आज तक किया कुछ नहीं। आप एम्स का मुद्दा उठाइए, 2 चुनाव निकाल दिए उन्होंने इस एम्स के मुद्दे पे। अरे तीसरा चुनाव भी उसी मुद्दे पे खेलेंगे दक्षिणी हरियाणा के साथ, आप देख लेना। आज तक एम्स का काम शुरू नहीं हुआ। किसानों ने जमीनें दे दी है, आंदोलन किसानों ने किया, उनकी वाहवाही लूट के ले जाते हैं भाजपा नेता आखिरी समय के अंदर। अरे जो लोग इतने महीने, इतने सालों तक धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो क्रेडिट श्रेय उन लोगों को जाता है जो गांव के जो सरपंच हैं, जिन्होंने ये संघर्ष समिति बनाई और जिन्होंने एम्स के लिए संघर्ष किया, वो है बधाई के पात्र। तो फिर भी उनकी नहीं सुनी जाती है। जब चुनाव आता है फिर नया आश्वासन दे दिया जाता है। मैं आपको लिख के देता हूं, चुनाव अब कुछ एम्स का काम शुरू करेंगे। बस स्टैंड को आए कितने दिन हो गए, जमीन अधिग्रहण हो गई है, आज तक उसकी चारदीवारी नहीं कर पाए। आप देख लीजिए स्टेडियम का क्या हाल है रेवाड़ी के अंदर। चलो, पहला चुनाव भाजपा ने जो लड़ा था, वो सबसे पहली रैली दक्षिणी हरियाणा में की थी, क्योंकि उन्हें लगता था यहाँ ओबीसी है, और सैनिकों के दम पर लड़ी थी। सैनिकों के लिए क्या किया इन्होंने, आप मुझे बताइए? 1 रैंक 1 पेंशन का आश्वासन देके गए थे, वो पूर्ण रूप से लागू कर दी इन्होंने। रेजांगला की कितनी बड़ी शहीदी हुई थी, आज तक एक रेजांगला चौक दक्षिणी हरियाणा में नहीं बनवा पाए भाजपा वाले, जिसके नाम पर इन्होंने वोट बैंक ली, सैनिकों को बरगलाया बटोरा। कोई एक अच्छे लेवल की सीएसडी कैंटीन हरियाणा रेवाड़ी को नहीं दे पाए आज तक। गुड़गांव में है, रेवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में, बताइए आप कहाँ है? दिल्ली जाना पड़ता है उन लोगों को, अपने बच्चों की ब्याह शादी करते हैं तो बड़ा सामान लेने के लिए, उसके लिए। यहाँ छोटी छोटी कैंटीन से क्या कर रहे हैं सैनिकों के लिए? कुछ नहीं कर रहे। दक्षिणी हरियाणा के लोगों को तो हमेशा ठगने का काम किया है। पिछले चुनाव में यूज किया, इस चुनाव में इस्तेमाल किया, अब अगले चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। अब दक्षिणी हरियाणा ही एक विकल्प बचा है जो भाजपा की साख को बचा सकता है, जहां से कुछ ये सीटें जीत सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को फिर से बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल मेरा फिर आपसे भी वही है, ऐसी कितनी सीटें जीत जाएंगे? 2019 में देखा होगा आपने, और अब तो कांग्रेस की भी अपनी जमीन तैयार है। आप देखिए वहां से रामविलास शर्मा से आ रहे। मोहन जी, मैं एक बात बड़ी करता हूँ, लड़ाई के अंदर 2 तरह के घोड़े होते हैं, एक तो होते हैं युद्ध लड़ने वाले, एक होते हैं नाचने वाले घोड़े। लड़ने वाले जो घोड़े होते हैं वो हर कंडीशन में चुनाव लड़ेंगे। इस पिछले चुनाव के अंदर भाजपा ने हर विधानसभा पे नए घोड़े खड़े कर दिए हैं, और जो लड़ने वाले घोड़े हैं वो कैसे बर्दाश्त करेंगे इन चीजों को? उनने चुनाव लड़ना है। राव इंद्र सिंह की टिकट सुनिए, राव इंद्र सिंह की भाजपा टिकट काट दो, क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो लड़ेंगे, चाहे किसी पार्टी से लड़े, चाहे इंडिपेंडेंट होकर लड़े। रापड़ीवास की टिकट काटी, उन्होंने चुनाव लड़ा ना। तो इस तरह के है नेता जो लड़ेंगे चुनाव, और यही नुकसान पहुंचाएंगे भाजपा को। कब तक ये
भाई नरवीर को आपने खुद लाइन लगा दिया, टिकट उसकी काट दी, जगदीश को आपने लगा दिया, नए चेहरे आपने उतार दिए, कितने लोगों को। और जो यहाँ मोहन जी, पिछले चुनाव में, और कहीं ऊपर पैराशूट से टिकट आ गई, तो वही तो सवाल पिछले चुनाव में दक्षिण हरियाणा में कल जो मोहन जी, सुधा यादव कहाँ जाएगी, जिनका राजनीति अस्तित्व में कहीं ना कहीं खतरे के अंदर है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ मोहन जी, पिछले चुनाव के अंदर इन्होंने सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का और अपने वर्करों का बखूबी इस्तेमाल किया है। इन्होंने 75 पार का जो नारा दिया वो इसीलिए दिया था, इन्हें पूर्ण पता था अगर आपकी सरकार नहीं आ रही है, आप हार रहे हैं, तो इन्होंने उस भ्रम में लोगों को रखा। ये जन आशीर्वाद यात्रा जो मुख्यमंत्री की निकाली थी वो इसीलिए निकाली गई थी। अब कुछ लोगों को जो राव साहब से नाराज थे या अन्य नेताओं से नाराज थे या किसी विधानसभा में 2 या 3 विकल्प थे जो एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह कहीं ना कहीं तो एक खेमे को तो मुख्यमंत्री साहब ने अडॉप्ट कर लिया, अब मैं आपको टिकट दिलवाने की पैरवी करूंगा, दूसरे खेमे को वहां के सांसदों ने अडॉप्ट कर लिया। तो ये पॉलिसी रणनीति भाजपा ने बखूबी चली और वो उनकी सफल भी रही। जन आशीर्वाद यात्रा का जो रहा वो हश्र देख लिया, 70 पार का नारा दिया, कितनी सीटें आई? नहीं आई ना, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बैसाखियों की सारे सरकार चल रही है। अब वो कह रहे थे आज की डेट के अंदर रणनीति बन रही है, अमित शाह जी हैं और अन्य हरियाणा का तो हाईकमान दुष्यंत चौटाला है आज के समय में, भाजपा कहाँ है हाईकमान? उनके बैसाखियों के सारे चल रही है, उनके सारे एमएलए को मंत्री अच्छे पद दे दिए गए हैं। बताओ कितना बड़ा दबाव है उनका, कहाँ है हरियाणा जनता? आज मुख्यमंत्री ये घोषणा कर दो वो पूरी नहीं होती है। दुष्यंत चौटाला अपनी बात को मनवाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, आज वो घोषणा करो, सीएम साहब की उतनी वो नहीं, अगर उस बात को उसको नकार सके, अगर नकार दिया जाता है तो अगले ही दिन दुष्यंत चौटाला की मीटिंग ऊपर जाके हाईकमान के साथ होती है और वो बात उनकी लागू कर दी जाती है। तो हरियाणा में भाजपा है कहाँ? तो अब जो लोग भाजपा में रुके हुए हैं, जो पिछले चुनाव में सीएम साहब से आश्वस्त थे, अब चलो कहीं ना कहीं सरकार आएगी तो उन्हें अहम पद दिया जाएगा, किसी निगम या बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा, अब वो आश्वासन में उनके गले नहीं उतरता है। अब जब भाजपा खुद बैसाखियों के सारे हैं तो आगे तुम्हारा क्या भला करेगी? ये आप यकीन मान के चलिए, जब चुनाव का 1 साल बचेगा, मैं पहले कह रहा हूँ, इतनी भारी भगदड़ भाजपा में मचेगी, ये जो सब दिखावा जो आडम्बर बोल है खुल के रह जाएंगे। चौहान साहब, जो विनय भाई कह रहे हैं, क्या लगता है मन टटोलने की बात है कि जन आशीर्वाद यात्रा की तो भाई जो जितने भी कार्यकर्ता उनका मन भी टटोला जाए, राव इंद्रजीत को भी टटोला जाए, और जिस तरीके से रातों रात खाने पे पहुंचते हैं और लोगों की एक मांग उठती है बाजार के अंदर। आज जब हम गए, लोगों से चर्चा हमने की, जानकारी, तो लोगों का एक सवाल था, इलाके के लिए क्या बोल के गए, क्यों नहीं इलाके के लोगों ने मांग उठाई? भूपेंद्र यादव जो कैबिनेट मंत्री बन गए, ना वो राव इंद्रजीत के सामने लोग उठाते मांग, ना अब जो मंत्री बना उसके सामने उठाते, तो इलाके की मांग भी तो उठा लेते ना भाई, कुछ इलाके को दे जाते हो। भूपेंद्र यादव की और जो राव इंद्रजीत सिंह की आप बात कर रहे हो और जो भाई विनय ने बताई है, मतलब, लेकिन दिक्कत क्या है, हम बार बार कह रहे हैं कि विनय यादव की बात में 101% वजन है, लेकिन विनय यादव कौन है? ये बात हम कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो क्यों नहीं उठाता? उनके पास कितने बड़े मुद्दे हैं। इस जन आशीर्वाद यात्रा का रथ पहले ही पड़ाव से वही तो इनेलो क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, जवाब नहीं है ना भाई। विनय यादव, हम बुद्धिजीवी, हम डिबेट कर लेंगे, इनका फायदा है इससे कि बुद्धिजीवी तंग होके वोट डालने ही नहीं जाएगा। स्टेटमेंट आई तो चाहते हैं कि जो बुद्धिजीवी है, जो सोचते समझते हैं, वो वोट डालने ही ना जाए, वो न्यूट्रल हो जाए, इनका काम हो जाएगा। किस पार्टी के पास है आज कार्यकर्ता? कांग्रेस ने किसको क्या दे दिया? 7 साल में संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई। कोई स्टे लग रहा है क्या? ना ब्लॉक का प्रधान है, ना जिले का प्रधान है, ना स्टेट की कार्यकारिणी है। अरे किसने रोक लिया तुम्हें? जो मैं कह रहा हूं, टूट फूट की आशंका 31 एमएलए के ऊपर निगाहें हैं। आप अगले 1-2 महीने में देख लेना, सिर्फ चौटाला साहब उनको तोड़े या बीजेपी तोड़े और फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं सार्वजनिक रूप से। आपको लगता है इनेलो का भी ये मुद्दा उठाना चाहिए था? बहुत सारे मुद्दे, महंगाई का है, नहीं, विपक्ष तमाम मुद्दा है, पेगासस का मुद्दा था, संसद नहीं चलने दी, तो यहाँ भी तो ये चीजें उठ सकती थी ना। हम अपने चैनल में बैठ के उस पर डिबेट कर रहे हैं पेगासस के मुद्दे पे और देखिए, बिल्कुल मोहन जी, बिल्कुल उठाना चाहिए, विपक्ष का दायित्व होता है। विपक्ष की भूमिका अगर वो अदा नहीं कर रहे हैं
नहीं, आप तो चौटाला जी बाहर आ गए, तो चौटाला जी तो कुछ कर सकते थे ना, ये अब भी डर है कहीं? देखिए जी, अगर आप बात करें तो हम सेकंड विपक्षी पार्टी, जो फर्स्ट विपक्षी पार्टी है हरियाणा के अंदर कांग्रेस, ठीक है जी, उनको अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभानी चाहिए। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस किसी ना किसी दबाव में है, चाहे किसी तरह की उनके ऊपर इंक्वायरियां खुली हुई है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी की आप बात कर लें, चाहे और अन्य जो नेताओं की बात कर लें, क्योंकि पिछला लंबा इनका जो शासनकाल रहा है, उस शासनकाल के अंदर कहीं ना कहीं जो इनकी कारगुजारियां रही हैं, वो जो इनके कारनामे हैं वो उनके आड़े आ रहे हैं, ये खुल के बोल ही नहीं सकते। फिर दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो दक्षिणी हरियाणा के अंदर आज के समय में कोई विकल्प नहीं। जो नेता है वो दब्बू किस्म के नेता है, जो इलाके के हित की बात नहीं उठा सकता, केवल अपने हित तक सर्वोपरि है, वो दब्बू किस्म के नेता गिने जाएंगे। इलाके की कौन सोच रहा है? आप कांग्रेस में राव इंद्रजीत सिंह थे, मुझे बताइए उनके अलावा टिकट मांगने वाला कौन सा विकल्प था? एक कोई था नेता जो लगता था कि भाई इंद्रजीत के अलावा उसको टिकट दी जा सकती है? राव इंद्रजीत कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, भाजपा में भी उनके अलावा कोई टिकट मांगने वाला दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ। अब भाजपा अगर किसी को एंटी उतारना चाहे तो कौन है? मजबूरी में जो कांग्रेस में कोई नेता नहीं बचा तो कप्तान साहब को टिकट दी गई। कप्तान साहब के अलावा किसने टिकट मांगी बताइए यहाँ से आप? तो नेता ही नहीं है दक्षिणी हरियाणा में इस तरह के। 2014 में तो धर्मपाल को मिली थी ना गुड़गांव से, वो भी दी गई थी, दी गई थी। नाटिया 2014 में तो धर्मपाल ने टिकट ली ना। नहीं सुनिए मोहन जी, टिकट लेना और एक देना जबरदस्ती, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो लेने का तो मतलब ये होता है जो टिकट देने वाला कैंडिडेट होगा वो सक्रिय हो जाता है चुनाव से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, और एक होता है जबरदस्ती गिनती पूरी करना, किसी को टिकट देना। तो कुछ काम दावेदारी कर रहा है ना कि मैं वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, तब तो दिख रहा है कि मांग लेंगे टिकट हर हाल में। नहीं, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, विपक्ष की भूमिका में है, इस बार वो टिकट मांग सकते हैं। पर मुझे आज बताइए विधानसभा की टिकट के लिए रेवाड़ी में कांग्रेस में चिरंजीवी के अलावा कौन सा दावेदार सामने आया है? बताइए आप मुझे आज के समय में। लोकसभा की टिकट नहीं, लोकसभा की टिकट के लिए भाई मैं अहीरवाल से क्या भरपाई हो पाएगी? अहीरवाल में नहीं रहे अभी भाई राव इंद्रजीत जो बात कर रहा है कांग्रेस की टिकट का कौन दावेदार आपकी बात ठीक है, वो इसलिए नहीं है कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे? वो कांग्रेस नहीं है, दावेदार मैं आपकी बात मान रहा हूँ। कांग्रेस कहाँ टिकेगी? लेकिन सवाल ये उठता है क्या गारंटी जो आज कांग्रेस में है वो बीजेपी में नहीं चले जाएंगे? वही कल ही सुष्मिता देव वो गई है, अरे रोज जा रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन कल का जो कल फोन चला जाए, अब जाकर मैं वही तो कह रहा हूँ ना डंके की चोट में आपको कह रहा हूँ, कल का जो घटनाक्रम है कांग्रेस के चुने हुए विधायक टारगेट पर है। भाई कल का जो घटनाक्रम है उससे भी तो ये कयास लगाए जा रहे हैं ना, राव इंद्रजीत भी 2024 में पलटी मार दे, फिर क्या करोगे? अगर भाजपा की जमीन तैयार है क्या मिलेगा? राव इंद्रजीत कल कहने मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, कांग्रेस को तो जमीन तैयार मिल गई भाई। नहीं, मुझे राव इंद्र सिंह, सुनिए मेरी बात, राव इंद्र सिंह 2 बार सांसद रहे हैं भाजपा से, उससे पहले वो कांग्रेस से रहे हैं, ठीक है जी सर। ये तो हर 10 साल में राविंद्र सिंह कहीं ना कहीं खेमा या पार्टी तो बदलते रहे। अब सवाल तो फिर वही आता ना, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आज के समय में कांग्रेस के पास टिकट का कोई विकल्प नहीं है, ना भाजपा के पास कोई विकल्प है। मैंने फिर भी कहा था भाजपा की एक प्रयोग कर रही है भूपेंद्र यादव को लाके, अब वो एक प्रयोग करना चाह रही है, और कल को कहीं ना कहीं राविंद्र सिंह कि कहीं किसी अन्य पार्टी से कोई अलायंस हो जाता है या अपना ये मंच खड़ा करके लड़ते हैं या उनको कोई आश्वासन दे दिया जाता है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए पिछले चुनाव में भी दिया गया था आश्वासन, अगर यहाँ से दक्षिणी राविंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको हेलीकॉप्टर तक दिया था, इसीलिए लोगों ने उनको जिताया था। अगर चलो इस बार मौका आएगा, भाजपा दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आज तक किसी पार्टी ने दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाया और ना ही आगे कोई बढ़ाएगा। केवल जो पार्टियां हैं, केवल वो जो पार्टियां हैं वो अपने हित के लिए पार हो रही है, उसका क्या विकल्प है? क्या राव इंद्रजीत अपना मंच खड़ा करेंगे या किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे या बीजेपी में ही रहेंगे? और आप नहीं डिसाइड कर सकते राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को। राव इंद्रजीत सिंह का कोई स्टॉन्ग सपोर्टर भी नहीं बता सकता, क्योंकि सच्चाई है, नहीं खोल सच्चाई है, नहीं करते, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं आप उसको नहीं समझ पा रहे। भूपेंद्र यादव को चला के
चीफ मिनिस्ट्री की तरफ इशारा करके वो गेज कर रही है भाजपा हाईकमांड कि इससे क्या खलबली मचने वाली है। राव इंद्रजीत सिंह किस किस से बात करते हैं, कौन राव इंद्रजीत सिंह से बात करता है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों में जो टारगेट पर हैं उन विधायकों को चौटाला साहब अपनी तरफ खींच पाते हैं या बीजेपी। आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने कर्नाटक में देखा, उनसे इस्तीफे दिलवाए जाएंगे, इस्तीफा देके और फिर आप हरियाणा में आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है, जमीन तैयार की जा रही है। ठीक है, मेरा फिर वही सवाल आ रहा है भाई, जेजेपी से भी तो जाट बेल्ट नाराज है, किसान लोग नाराज है, जैसे बीजेपी से नाराज है, तो जेजेपी का विकल्प कहाँ ढूंढेंगे? इनेलो को ढूंढेंगे या कांग्रेस को ढूंढेंगे? इनेलो को तोड़ के जेजेपी बनाई, अब बढ़ गई, ठीक है, वो सत्ता भी आ गई। अब जेजेपी को तोड़ के चौटाला साहब और वो कुनबा एक हो रहा है क्या? हाँ, मैं वही सवाल, अभी खेल जारी है। मैं टूट फूट की बात कह रहा हूं, 3-4 आदमी तो जेजेपी के बागी स्वर बोल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला 10 आदमियों को, माँ बेटे तो 2 हैं, बाकी 10 आदमी भी एक सुर में हर बात पर नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी के ऊपर बीजेपी अपना खेल खेल रही है क्योंकि उसको फायदा है, वो अपना फायदा अपना वो देख रही है। अब बीजेपी हाईकमांड भी देख रही है कि मनोहर लाल खट्टर कोई बड़ा खेल खेलने में नाकाम है, लेकिन उनकी तासीर ऐसी नहीं है, तो एक युवा चेहरे को और उस जमीन से अब वो कब बनाए ना बनाए वो एक अलग बात है, लेकिन निशाना आप बिल्कुल ठीक, आपकी बात हम मान लिया कि 1 मिनट के लिए बीजेपी गेम खेल लेगी, भूपेंद्र यादव को सीएम बना देगी, लेकिन सबसे बड़ा विनय भाई फिर सवाल वही है, क्या जनाधार है उसके पास? देखिए जनाधार है मोहन जी, जिलाध्यक्ष किसी को भी बना दो मोहन जी, लेकिन जनाधार किसकी बात है? मोहन जी, उनको ये जो अब 2-3 स्टेट के अंदर चुनाव है, ये उसको मद्देनजर रखते हुए जो ओबीसी के 27 जो मंत्री बनाए गए ना जी, ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि बिहार में भी ओबीसी ज्यादा है, यूपी में भी ओबीसी ज्यादा है, ठीक है, और हरियाणा की जो राजनीति बीजेपी के लिए बची है वो केवल दक्षिणी हरियाणा के ऊपर डिपेंड है। इनको और कहीं से भरोसा नहीं है कि इनको वोटें मिलेंगी, ये सच्चाई है। तो हम चर्चा में ही लगे रहेंगे, और ये 6 भी सारा जो यूपी और 5 राज्य, ठीक है जी, केवल दक्षिणी हरियाणा ही इन्हें भारतीय जनता पार्टी को एक सहारा, दक्षिणी हरियाणा को एक सहारा और आसरा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अगर आप ज्यादा संख्या में अगर आप कहीं से आप सीटें जीत सकते हैं तो ये दक्षिणी हरियाणा है। पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये बात दक्षिणी हरियाणा के लोगों को भी समझनी चाहिए कि इनको संगठित होना पड़ेगा। और हर बार यहाँ से सीटें जीतती है, कांग्रेस को भी इन्होंने खूब जिताया, बहुमत दिया था, इन्होंने किसी समय चौटाला साहब को बहुमत दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी को भी बहुमत दिया है, बंसी लाल की भी सीटें यहाँ से खूब आई थी, वो मुख्यमंत्री बने। दक्षिणी हरियाणा का मुख्यमंत्री का नंबर कब आएगा, उसके लिए यहाँ के नेताओं को आपसी गुटबाजी छोड़ के एक साथ होना पड़ेगा। और एक जिसका कहता हूँ हाईकमांड का कंट्रोल है, हो गया ना, एक नहीं हो गया ना। फिर दूसरी बात एक और, मोहन जी ना तो राव समर्थक किसी की हिम्मत, चौहान साहब चौहान साहब, ये बात इनको एक होना पड़ेगा, पर एक किसके नीचे हो जाए, किसके झंडे के नीचे रह जाए, उसके लिए तो मजबूत विकल्प एक ही ना आज के समय में। आज के समय में आप दक्षिणी हरियाणा की बात करते हैं तो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां कहीं हर विधानसभा सीट पे कुछ ना कुछ प्रतिशत का प्रभाव राव परिवार का हमेशा रहा है और रहेगा, इसको कोई नहीं नकार सकता। राजनीति सुनिए, फिर दूसरी बात, एक बात और खबर ये आ रही है, मोहन जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। राव से मिले हैं सब आकर, अरे मैं कह रहा हूँ हाई कमांड में या तो भूपेंद्र को कहा है या राविंदरजीत सिंह को, कंट्रोल हाई कमांड के हाथ में है। राव की तरफ से तो वायरल हुआ कि डिनर है, तो उन्होंने डिनर तो झुंझुनू किया। हाँ, मैं लेकिन आपने मिलना है, लेकिन जो कल इतना बड़ा अखबार के अंदर छपा उसको किस रूम में आप देखेंगे? मैं मोहन जी यही कह रहा हूँ, आप बात किसी की भी
वो कैसे आप हो जाएंगे? और तमाम बात तरीके से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप सुनिए, आप प्लीज आप बात को पूरी सुनिए, बीच में काटिए मत। ठीक है जी, मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, जिस तरह से डिनर डिप्लोमेसी हुई, अच्छा है, पार्टी ने हाईकमान ने आदेश कर दिया, पर जो दिन का जो प्रोग्राम रहा वो जिस तरह से सफल बनाया गया, वो जो राव विरोधी जो खेमा था, जो राव साहब के एंटी चलता है, उन्होंने उस प्रोग्राम को सफल बनाया है। अब वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अब उनके अंदर सारे घोड़े ऐसे नहीं है जो केवल नाचने वाले घोड़े हैं, उनमें युद्ध में लड़ने वाले घोड़े भी हैं। अब वो कैसे इस बात को स्वीकार करेंगे? उन्होंने तो हर हाल में चुनाव लड़ना है, युद्ध में लड़ना है उन घोड़ों ने तो। हार जीत तो परमात्मा के लोगों के हाथ में है। पर ऐसे बहुत से घोड़े हैं, जैसे इस बार कापड़ीवास जी ने लड़ा, कापड़ीवास जी युद्ध में लड़ने वाले घोड़े हैं, नाचने वाले घोड़े नहीं है। पार्टी के वर्कर तो हो सकते हैं जो पार्टी के सहारे बैठे हो, हमें टिकट मिल जाएगी तो हम चुनाव लड़ लेंगे, जिनका जनाधार नहीं है, वो ये चीज तो सोच सकते हैं हम पार्टी के बीच। एक मिनट प्लीज, अपनी बात में ओवर हो चुकी है। अब सवाल ये उठ 20 रहा है, पार्टी के कुछ जो वर्कर हैं, जो पुराने सदस्य हैं, वो ये तो इस आश्वासन पे रह सकते हैं। अब हो सकता है पार्टी तुम्हारे ऊपर किसी तरह किसी कृपा दृष्टि करे, तुम्हें टिकट मिल जाए, तुम गलती से चुनाव लड़ लो, क्योंकि वो उन पे इतना मादा नहीं है, उनका जनाधार नहीं है। वो केवल पार्टी संगठन की टिकट के भरोसे बैठे हैं पार्टी के अंदर। बाकी जो लड़ने वाले घोड़े हैं ना, वो हर हाल में लड़ेंगे। आप मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। आज आप राजेंद्र सिंह, सुनिए एक मिनट प्लीज, एक मिनट सुनिए आप, प्लीज प्लीज मोदी सुनिए। आज आप राजेंद्र सिंह की टिकट काट दी पार्टी, क्या राव साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे? मगर भूपेंद्र यादव को टिकट अगर नहीं देगी पार्टी, भूपेंद्र यादव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो पार्टी की कृपा के भरोसे बैठे हैं। वो युद्ध के लड़ने वाले घोड़े नहीं है, वो पार्टी के घोड़े हैं सर। मेरे नजर आए कितने लोग उसमें चुनाव लड़ने वाले हैं? आप बताइए ना, हर विधानसभा में 2-2 3-3 कैंडिडेट है। नरबीर खेमा लड़ेगा चुनाव? नरबीर बिल्कुल लड़ेगा। 19 में कहा गए? इस बात सुनिए, मैं मोहन जी उसी बात पे आ रहा हूं। मैं आप जो कह रहे हैं मैं उसी बात सुनिए आप प्लीज, मैं यही तो कह रहा हूं। मैं आपकी आंखों के और मन के इशारों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। आप सुन तो लीजिए, आप सुनिए ना मेरी बात। पिछला जो चुनाव लड़ा गया उनमें कहीं ना कहीं इन सबको पार्टी के मुख्यमंत्री या पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से आश्वासन दिया गया था, अब जिनको टिकटें नहीं मिली है उनको अहम पदों पर सुशोभित सज्जित किया जाएगा, उनको पार्टी के अंदर सरकार में कहीं ना कहीं भागीदारी दी जाएगी। पर पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, मुख्यमंत्री साहब की उतनी चल नहीं रही। अब वो अपने भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं वर्करों को सेट कर सके, तो जो नए उन्होंने कुर्बा जोड़ा था उनको वो पद कहां से दे? अब उस ठगी के अंदर ये पिछले जो वर्कर नहीं आएंगे, वो पिछला चुनाव चला गया, उनको इस बात की बहुत भारी टीस है। उनके मन से पूछ के देखिए ना आप, अगर उनके साथ कितनी भारी ठगी हुई है वो बताएंगे आपको। अब वो कहीं ना कहीं विकल्प की तलाश में बैठे हैं, वो सारे विकल्प की तलाश में बैठे हैं। ये जो दिखावा चल रहा है ना, ये इस बार पिछली बार जिस तरह से दिखावा करने भाजपा ने इन नेताओं को ठगा था, अब वही दिखावा करके ये नेता भाजपा को ठगेंगे। अब देख लेना उल्टा होगा इस बार। ये नेता सरकार रहने तक भाजपा के साथ रहेंगे, और जब आखिरी साल बचेगा ना तभी समीकरण गणित बैठाएंगे कि इन्होंने किस पार्टी में जाना है, किसके साथ रहना है और क्या करना है। ठीक बात है, शराब वही बोतल नहीं, मोहनलाल जी, लेवल बदल दो आप। ये राजनीति जो है हिंदुस्तान की और हरियाणा की, ये हवा के सहारे चलती है। जो भाई विनय ने बताया ना कि भाई वो नाचने वाले घोड़े और वो वाले, बता रहा हूं मैं, इनको पता है कि हवा का रुख क्या है। वो ये कह रहे हैं, वो नाचने वाले और लड़ने वाले घोड़े हैं ना, उन्होंने तो लड़ा चुनाव और मोदी को भी हराया और बीजेपी को भी हराया और आज मड़ाई खा रहे हैं। मतलब उन्होंने 8 निर्दलियों ने और 10 जजपा वालों ने, उन्होंने क्या कसर छोड़ी बीजेपी को कोसने की या बीजेपी की बख्शियां देने की या मोदी की या मनोहर लाल की। ठीक है, लेकिन उनमें हिम्मत थी। इस इलाके के नेताओं में जो विनय कह रहा था कि ये दब्बू हैं, मैं वही तो, और आज भी चाहे कोई पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हवा बनी तो वो लड़ेंगे, हवा नहीं बनी तो आपने कहा कि 2019 में भी राव नरबीर सिंह थे, 2019 में भी जगदीश थे, 2019 में भी सब यही नामांकन जगदीश नामांकन करने जा रहा है एट द सपोर्ट, यानी कि जब हम मौके पे पहुंचे थे कवरेज करने के लिए, बोला जी नहीं है, बोला नहीं डाल रहे जी, नहीं नामांकन कर रहे। तो ये असली बात मैं कह रहा हूँ। कल मेरा सवाल है फिर घूम के आ गया, कल की जो आपने तस्वीर देखी, पूरे घटनाक्रम की, पूरे जो कार्यक्रम हुआ, जो जो चेहरे सुधा को आपने देखा, जगदीश को देखा, सतीश खोड़ा को देखा, क्या एक भी आपको लगता है इनका अपना कोई जनाधार है, ये वोट चुनाव लड़ लेंगे? देखिए
कल इन सबको मौका मिला, सुनिए मेरी बात, कल इन सब जो नरवीर 2019 से पहले कह रहे थे, बोले यहाँ तो भैया गुड़ पड़ा है, मक्खी अपने आप आ रही है। बोले मक्खी कहाँ आती है? बोले जब गुड़ पड़ा होता है। मैंने जवाब दिया मक्खी वहां होती है, गंदगी भी होती है, मक्खी वहां भी। कल का जो सुनिए, कल का जो सीन एपिसोड था वो कहीं ना कहीं इसलिए सारे इकट्ठा हुए कि इन्हें लगा था कि एक आपको मंच, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है रामपुरा हाउस के खिलाफ, इंद्रित के खिलाफ एक राजनीति करने का, इकट्ठा होने का, इसलिए सारे इकट्ठा हुए। चुनाव को हुए 1.5 साल हो गया, इस 1.5 साल से पहले आपने कहीं देखा इनको, इन नेताओं को कहीं सुर्खियों में रहे हो, कहीं विरोध में रहे हो, कहीं पक्ष में रहे हो। चलो सरकार में है बीजेपी में, तो बीजेपी के पक्ष में कहीं दिखे आपके लिए? विरोध में थे तो विरोध में दिखे कहीं आपको? नहीं दिखे। कल इनको एक विकल्प नजर आया, अब हम इस बहाने कहीं ना कहीं इकट्ठे हो सकते हैं, पर उस विकल्प पे फिर इनका पानी फिर गया रात को बिना डिप्लोमेसी के सहारे। मुझे तो ये भी है सवाल, एक कहीं आपको नहीं लगता तमाम जो लामबंदी हुई, जैसे 2019 में राव को अपने कार्यालय पे बुला करके जो घेराबंदी की गई थी, उसी तरीके का खेल रचा गया कि राव को किसी तरीके से घेर दिया जाए, हम लोग इसका श्रेय ले लेंगे स्वागत समारोह का। कौन ले लेंगे आप? अरे ये तमाम जो अरे जितने भी छोटे छोटे हैं नंबर बनाने वाले, छोटे उसके सारे उस छत्ते में, ये छत्ते में घुस जाओ। आप लक्ष्य नहीं देख रहे, ये लक्ष्य आपके सवाल का जवाब कर रहा हूँ मैं। आप जो बोले मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बनेगा तो कह रहा हूँ, बनेगा तो ही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये विरोधी दल को ये लगता है क्या? कोई विरोधी दल नहीं है, हम कह रहे जो विपक्ष है वो है इनेलो, विपक्ष है कांग्रेस। अरे वो क्या कर रहे हैं? अरे इन्होंने तो अपना ही विपक्ष तैयार कर लिया। ये हाईकमांड की चाल होती है, मैंने आपको बताया। कांग्रेस भी आज आप पंजाब में क्या देख रहे हो? आप अगर देखना ही ना चाहो तो सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दो खेमे क्यों बढ़ा रखे हैं? मध्य प्रदेश अध्यक्ष क्यों बढ़ा रखे हैं? ताकि हाई कमांड की चलती रहे। अच्छा, इसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कांग्रेस से भी यार कदम आगे। अब आपकी बात से माना जाए कि हाई कमान से राविंदर जी ऊपर हो रहे थे, इसीलिए लगाम कसी जाए किसी तरीके से। क्यों ना कसे हाई कमान की क्या चीज? कई मंचों पे हमने सुना है विनय जी राहुल ने कहा बोला भाजपा की नीतियां मुझे भी समझ में नहीं आती है, उनका क्या किस तरीके का कार्यक्रम होता है। तिरंगा यात्रा में आपने देखा होगा किस तरीके से, अरे कई मंचों में भी रहा है इस तरीके से। एक बार दोबारा रिपीट कीजिए सवाल, मोहन जी क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल ये है, क्या राव भाजपा से ऊपर जा रहे थे इसलिए कहीं ना कहीं एक लगाम कसने की कोशिश की गई है? क्योंकि राव भाजपा, देखिए राव साहब की एक सबसे बड़ी खूबी है जो अभी हमारे बड़े भाई चौहान जी ने बताया कि वो अपने पत्ते कभी नहीं खोलते। वो सबके पत्ते चलने के बाद अपना गेम डिस्क्लोज करते हैं, ना किसी सलाह मशवरा करते हैं। कांग्रेस का जब समय रहा तब भी उनका यही हाल था, वो पार्टी से ऊपर ही रहे हमेशा। उन्होंने मुख्यमंत्री का विरोध किया। वो सुनिए, अभी यही भाजपा में रहा, पर भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है जी, इनकी अपनी पॉलिसीज अलग है, पर कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है, ये डर सता रहा है। आप मुझे ये बताइए, अगर दक्षिणी हरियाणा से ही क्यों बनाया गया, और कहीं से क्यों नहीं बनाया गया सांसद? और भी तो बहुत से भाजपा में ऐसे वरिष्ठ वर्कर होंगे, पुराने नेता होंगे जो होंगे। राजस्थान सुनिए, राजस्थान से लाकर उन्हें यहाँ बनाया गया। हरियाणा में क्या नहीं थे क्या और जगह? पर उन्हें पता है, भाजपा को पता है, दक्षिणी हरियाणा के अलावा आपके पास कहीं जमीन नहीं बची है, सब जगह इनकी जमीन खिसक चुकी है। इसलिए इन्हें लग रहा है जाट तो योजना हो गई, जाटों का मुख्यमंत्री नहीं है। ये कितना भी गुड़ घोल के पिला ले उनको, कितना भी मीठा घोल के पिला ले, इस बार जाट इनके साथ नहीं रहेंगे, भाजपा के साथ। जब भाजपा ने, जाटों ने अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही नकार दिया, जो जाट नेता थे उनको ही नकार दिया उन्होंने, तो दूसरे पर क्या भरोसा करेंगे? तो ये भाजपा को भली बात ही पता है। अब दक्षिणी हरियाणा के जो लोग हैं वो शरीफ सज्जन लोग हैं, वो विरोध ज्यादा नहीं करते हैं, बहकावे में भी जल्दी आ जाते हैं, इसलिए हर पार्टी इनका इस्तेमाल करती है, जो कोई पार्टी रही हो। मैं खाली इनकी बात नहीं कर रहा, अदर पार्टियों ने हमेशा इनका इस्तेमाल किया है। इनकी एक पॉलिसी रही है, दक्षिणी हरियाणा के अंदर फूट डालो, राज करो। तो इसी तरह से विकल्प पैदा किया गया है ये। अब एक चीज बताइए, कृष्ण जी ने एक बात कही थी, अगर जन्मभूमि से बड़ी कर्म भूमि होती है। अगर ये इतना ही विकास का मुद्दा भाजपा चाहती है, भूपेंद्र यादव को या राजेंद्र सिंह को विकास के लिए भेजा है, तो भूपेंद्र यादव जी घोषणा क्यों नहीं करते हैं, आज से मेरी कर्मभूमि दक्षिणी हरियाणा है? जन्मभूमि क्यों कहते हैं? मेरे जन्मभूमि एक मेरा लोकसभा गुड़गांव क्षेत्र में पड़ता है गाँव, कहो ना मेरी कर्मभूमि आज से हरियाणा हो गई है, मैं कर्म यहाँ करूंगा और मैं विकास की बात यहाँ करूंगा। मैं विनय ने सुना नहीं भूपेंद्र यादव की स्पीच? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आज मैं इस हल्के से
बढ़ के आया हूं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा आज मैं यहां से बढ़ के आया हूं। इस हल्के से कल को कोई और गरीब और बन सकता है, ये नहीं कहा। नहीं नहीं, मैं हूँ। नरेश जी, मैंने भाषण सुना है उनका। सुनिए प्लीज मोहन जी, राजनीतिक, हेलो, राजनीति के भाषण के अलग मायने हैं। उन्होंने केवल ये कहा है अगर मैं भाजपा में इतने लंबे समय तक कार्यकाल में राजस्थान में रहा तो उसका मुझे पार्टी ने रिवार्ड दिया है, मुझे इस चीज की खुशी है। नहीं, आगे किसी अन्य, सुनिए मेरी बात, आगे अन्य किसी भी वर्कर को मेरी जगह बनाया जा सकता है तो वो भाजपा की नीति शो कर रहे हैं। उन्होंने इलाके के हित के लिए एक बात नहीं कही। अब जो इलाके के अधूरे काम कोई रह गए हैं, जो काम नहीं हो पाए हैं, वो मैं करूंगा, वो एक बात नहीं कही उन्होंने, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो अपना और अपनी पार्टी का बखान कर रहे हैं। अगर मुझे पद दिया गया, पार्टी का धन्यवाद, वो अपना और अपनी पार्टी का बखान कर रहे हैं, अपना वो अपना अभिनंदन करवा रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा अब यहाँ की जनता के लिए मैं काम करूंगा या यहाँ के जो अधूरे कार्य हैं यहाँ नहीं हो पाए आज तक भाजपा सरकार में, उनको मैं पूरा करूंगा, कभी नहीं कहा उन्होंने। आप भाषण सुनिए पूरा उनका। आए हो, उन्होंने अहीर रेजिमेंट की रेजांगला वार मेमोरियल पर अहीर रेजिमेंट की टीम से मिले, सब बातें कही हैं, और गुड़गांव से लेके और नांगल चौधरी और वहां तक, मतलब सारी बातें कैसे आप उन चीजों को हमारी डिबेट से किसी के कहे और उस नहीं होगा, वो ठीक है, हमें सब चर्चा कर रही है। देखिए हमें सब ये हम कह रहे हैं कि वो क्यों फिर गुड़गांव से शुरू करते, लेकिन अपने गांव में ही रुक जाते। और एक और जो बात राजनीतिक आई कि भाई इंद्रजीत सिंह और उनकी एक प्रोटोकॉल होता है, जब केंद्रीय मंत्री आता है तो स्टेट का कोई मंत्री उसको रिसीव करता है प्रोटोकॉल। उनका तो विधायक भी नहीं गया यहाँ का। तो अरे छोड़ो यार, चीफ मिनिस्टर गया है, क्या बात कर रहे हो आप? मैं यहाँ की यहाँ के मारो गोली। वो जब रिसीव कर लिया चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा में, हाँ, बस वो रिसीव हो गया और वो यात्रा कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ का जब उसको दबाव पड़ा है, हाँ, गया क्यों गया? और खोरी और पाली, किसने कहा? इतना ही मर्द का बच्चा था तो नहीं जाता। लक्ष्मण नहीं गए? अरे लक्ष्मण के हल्के में नहीं गई यात्रा। कौन कह रहा लक्ष्मण के हल्के में? नहीं, लक्ष्मण हल्के में नहीं गई। एमएलए जिला तो यही है। मानो उसका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी रोहतक है, लक्ष्मण की, उसकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी रोहतक है। तो आप किसकी बात कर रहे हो? मतलब ये बोला कांटे क्यों है? बोला गऊ का जाया हूं, बोला छेरे क्यों गऊ का जाया हूं? बोलो मैं, ये कोई दोनों ही बात थोड़ी होगी। मतलब या तो मर्दानगी दिखाओ या नो कहो कि जी हाँ जैसा आदेश मानेंगे। क्या विकल्प है राव इंद्रजीत सिंह के पास और बनवारी के पास बीजेपी के अलावा? नहीं, आज बताओ, आज की तारीख में कांग्रेस है कहाँ है? अरे कांग्रेस में चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि टूटने वाली है हरियाणा में। भाई इनेलो से भी छोड़ो, कोरोना ही टूटा पड़ा है। इतनी बड़ी डिबेट हम कर रहे हैं, ऐलानिया कह रहे हैं 31 के 31 एमएलए इकट्ठे नहीं हो पा रहे। अब क्या बात कर रहे हो? सुभाष चंद्रा को भूल गए क्या? मतलब कांग्रेस के एमएलए से और निर्दलीय बीजेपी समर्थित मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में जा रहे हैं। बैंड बदल लिया, हमें नहीं पता। अरे तुम एमएलए हो, मंत्री रहे हो, वो तो ये नहीं पता बैंड बदल लिया। वो तो देखो, वो तो खेल चल रहा है और ये खेल इनकी आदत में शुमार है। और बीजेपी इस खेल को खेलने में कांग्रेस से भी आगे है। लेकिन डर की इसमें डर कहीं ना कहीं है विपक्ष के अंदर। डर पैदा 2 साल से आप डराया हुआ है। एक मामले में हम बार बार आपको पूरे कोरोना काल में हमने डिबेट में बताया कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट और ये पेंडेमिक बीमारी एक्ट से ये चीजें कवर नहीं होती। घोषित इमरजेंसी लगी हुई है 2 साल से। कौन बोल रहा है? कहाँ है विपक्ष? अब मोहनलाल एचआर न्यूज का चैनल या कोई हमारे जैसे सिरफड़े 2 आदमी बात कर ले, उसका असर क्या? नहीं, असर तो पब्लिक के बीच में जो पब्लिक का आदमी है, जो एमएलए रहा है, जिसकी इच्छा है एमएलए बनने की, जब तक वो खूंटा नहीं रोक पाई। मोदी ने कितनी फेंकी, तो आज भी फेंकू कहते हैं मोदी को, लेकिन फेंक फेंक के
और उसने सत्ता से बाहर कर दिया कि नहीं? वो ठीक है, लेकिन अब एक सर्वे भी आया, अब ये क्यों नहीं फेंकती कांग्रेस? तो मैं बोल तो किसने रोका है कि मत फेंको? बना तो रही है, बना के फेंको ना। अरे ममता बना तो रही है। कौन ममता? ममता इन्हीं की है, ममता इन्हीं की है, अरविंद इन्हीं का है, अपोजिशन के। वो कांग्रेस से बराबर की दूरी बनाए हुए हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी बोला पेगासस के मुद्दे पे, जासूसी के मुद्दे पे राहुल गांधी ने तो उनका ट्विटर अकाउंट लॉक करवा दिया। बताइए, तो 3 दिन बाद खुलता है। अरे उसमें एक कानूनी बेसिक चीज है कि रेप विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए। उसको इतनी भी अकल नहीं है तो उसका क्या किया जाए? वो तो उनके प्रवक्ता है, तो 22 तारीख छोड़ो प्रवक्ता की बात, उसे क्या पता? राहुल गांधी को क्या पता? वो क्या करता है? वो क्यों नहीं कानून पढ़ता? वो क्यों नहीं अपना दिमाग लगाता? तो विनय जी, अब चौटाला जी बाहर आ गए, कोई नए समीकरण कुछ बनते दिखेंगे 10-5 दिन में? कुछ अभी अहीरवाल में भी वो आ जाए, कर जाए कुछ उठापटक। जाहिर है जब सबकी निगाह अहीरवाल पे है, आपने जैसा कहा भाजपा अहीरवाल पर ही आधारित है, बाकी जगह जमीन खिसक रही है, तो क्या लगता है बाकियों में लगेगा कि अहीरवाल को कैच करो किसी तरीके से? करना चाहिए। देखिए, यकीनन चौटाला साहब बहुत ही सुलझे हुए और बड़े लेवल के नेता हैं, और उनके बाहर आने से ये जो राजनीति में कहीं ना कहीं अंदरूनी ऊपरी दिखावा तो बेशक नहीं हो रहा हो, पर अंदरूनी उथल पुथल बड़े लेवल पे जरूर चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ, सुनिए प्लीज, प्रोफेसर संपत सिंह, दावेदार कोई है, कोई लेने वाले इन्हें लोग भी? प्रोफेसर संपत सिंह जी थे, भाजपा कार्यकारिणी में उन्होंने पद लेने से मना कर दिया चौटाला साहब के बाहर आते ही। अगर मैं भाजपा में कार्यकारिणी में कोई पद नहीं लूंगा, मैं कार्यकारिणी में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि वो सुलझे हुए हैं। प्रोफेसर है, संपत सिंह है, वो उनके नजदीकी रहे हैं पहले पुराने समय में। अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है चौटाला साहब के बाहर आने से कोई ना कोई राजनीति उथल पुथल होगी। तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो वेट एंड वॉच की राजनीति कर रहे हैं, जो शांत बैठे हैं। चौटाला साहब की तरफ उनकी निगाहें हैं, अदर पार्टियों की तरफ भी निगाहें, कौन क्या करता है उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। अब आप मुझे बताइए ना, कोसली के अंदर 3 या 4 विधायक हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना है, एक ही पार्टी से कैसे लड़ेंगे वो? विक्रम यादव है, जगदीश यादव है, लक्ष्मण है, एक पार्टी से कैसे लड़ेंगे सारे? बताइए आप मुझे। इनके अलावा और भी वीर कुमार जी हैं जो अपने आप को दावेदार मानते हैं, एक पार्टी से 5-5 नेता कैसे लड़ेंगे वो? तो कहीं ना कहीं वो अदर विकल्प उनको तलाशना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं समय पर जाएंगे। और जब जाएंगे, हेलो हेलो, क्लोज करो। हाँ, मैं बोल, हाँ मेरे पास आपकी आवाज आ रही है मोहन जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था, आप कोसली का उदाहरण दे रहे हैं, कोसली के अंदर जगदीश यादव हैं, विक्रम यादव हैं, लक्ष्मण जी हैं, वीर कुमार जी हैं, अन्य और कई नेता हैं जो कोसली चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक पार्टी से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? अब कहीं ना कहीं तो वो दूसरा विकल्प तलाश करेंगे, पर कब तलाश करेंगे? जब सरकार का अंतिम समय आएगा, जब लास्ट टाइम बचेगा, तब ये अफरा तफरी भागदौड़ मचेगी। मैं आपसे पहले कह रहा हूं, हर विधानसभा में चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है, नए नेता भी हैं, पुराने भी हैं, पर अभी तक जब तक सरकार है सब शांत बैठे हैं, क्योंकि सरकार बीच में गिरने की अगर आशंका उन्हें लगे तो उन्हें वो जल्दी भाग सकते हैं, पर अभी उन्हें लग रहा है सरकार नहीं गिरेगी, आशंका नहीं है, तो इसलिए वो विकल्प तलाशेंगे आने वाले समय में। नहीं, एक देखिए, हम तो एक चीज और जानते हैं, अंत में हमारे पास समापन का वक्त है, लेकिन चौहान साहब से हमने 2-3 दिन से जो लगातार चर्चा कर रहे हैं, चौहान साहब का एक, यानी कि चौहान साहब ने पकड़ लिया कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यानी कि नेतृत्व परिवर्तन, सॉरी, मतलब नेतृत्व परिवर्तन हरियाणा में हो सकता है, और ये चौहान साहब इस बात पे अड़े हुए हैं कि चौहान नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं बताता हूँ उसकी वजह बताता हूं मैं। अगर मोहन जी, अगर जाटों के बाद अगर सेकंड वोट प्रतिशत आता है तो पंजाबियों का आता है, और पंजाबियों ने इस बार खट्टर साहब को वोट दी थी, ना कि भाजपा को वोट दी थी, आपको मैं बता देता हूँ। और अगर उन्होंने खट्टर साहब को बदल दिया तो कहीं ना कहीं पंजाबी खेमा नाराज होकर ये दोबारा से कांग्रेस अन्य दलों के पास जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए भाजपा कभी नहीं चाहेगी अगर वो नेतृत्व परिवर्तन करे, वो कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पीछे जो कांड है उनके अंदर खट्टर साहब को नहीं बदला गया, बीच में खूब दिक्कतें हुई, नहीं बदला गया, वो वजह यही है। अगर यूं बदलने का चाल चलन भाजपा में चलने लग गया तो फिर जो भाजपा के अन्य नेता है वो भी कहीं ना कहीं विद्रोह की राजनीति अपनाएंगे और बीच में मुख्यमंत्री को चेंज करवाते रहेंगे। ये एक नया चल जाएगा, भाजपा के अंदर नया रास्ता खुल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चाहेगी भाजपा। जिक्र किया था
उत्तराखंड का। ये शरणार्थी होके आए थे, पुरुषार्थी बने। हाँ और आप क्यों नजरअंदाज कर देते हो हाँ कि शहरी तबका, भाजपा तो 1952 से जनसंघ थी और 1980 से भाजपा है। ये शहरी तबका, दुकानदार, व्यापारी तबका, पंजाबी और पुरुषार्थी समाज, ये सिर्फ सत्ता के साथ रहा है। ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी था, ना कि बीजेपी का। आज अगर आपके पास आंकड़ा है, या अगली डिबेट में मैं देखूंगा कि पंजाबी बाहुल्य हलकों में कहां भाजपा जीती, नहीं जीती बेल्ट में कहां भाजपा जीती। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन अब मान लो उनका एक सीएम है, दक्षिणी हरियाणा से, उनका एक सीएम है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्यों नहीं बिरादरी का बर्दाश्त? जिसकी सरकार आएगी उसको बर्दाश्त करेंगे। उनके काम चल रहे हैं, उनके बिजनेस चल रहे हैं, वो खाली हवाबाजी में काम नहीं करते। 24 में नुकसान नहीं हुआ पंजाबी वोटों में। छोड़ो, रेवाड़ी में 25,000 से ज्यादा वोट है। अरे इन बातों को छोड़ो, आप 24 में क्या तो होगा? कप्तान से आज की बात, हम आज की डिबेट कर रहे हैं, 24 की 24 वाले जाने। आज की डिबेट भाई चौहान साहब तो सीधा सीधा अड़ी गए हैं, इनका तो विश्लेषण सीधा सीधा कह रहा है कि भाई नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। और चौहान इन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं। 5 महीनों में कभी भी है कुछ नहीं। यानी कि उठाव होगी। तो लाल जी, मैं नहीं कह रहा, हमारी कल की डिबेट भास्कर, नेशनल न्यूज़पेपर, जागरण, आपका लोकल रण घोष, सारे अखबार कह रहे हैं जो आपकी डिबेट आई थी। मैं नहीं कह रहा, हम हालात को, तथ्यों को, कुछ नहीं मोहन जी, ये दक्षिणी हरियाणा के लोगों को एकजुट करने के लिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कुछ नहीं होना, चुनाव तक यूं ही चलेगा। कभी उसको लॉलीपॉप चुसा दिया जाएगा, कभी उसको चुसा दिया जाएगा। कुछ नहीं होना। दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बनाएगी। ये केवल लोगों को बरगलाया जा रहा है। अब उनमें भाजपा के वर्करों में लोगों में खराब ना हो। अगर बनाती तो राहुल गांधी जी बढ़ जाते ना, बनाती तो पहले ही नहीं बना देती क्या? आप मुझे बताइए, जब सीटें भाजपा की, सुनिए, जब भाजपा की सीटें यहाँ से आई दक्षिण हरियाणा से, उन्होंने जिताकर भेजा, उस समय मौका नहीं था क्या बनाने के लिए? उन्होंने कहा बनाया? 2019 आज बात करते हैं, चलो बात करते हैं जी, राव इंद्र सिंह सांसद थे, जो हुड्डा साहब कुछ भी ना करते हुए उनको बनाया जा सकता है, फिर दोबारा से इस्तीफा दिवा के किसी विधायक कर वहां से उनको चुनाव जिताया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ भी हो सकती थी। ये मुद्दा ही नहीं था। कार्तिक को टिकट नहीं मिली, ये कर्नल राम सिंह की शारदा टिकट नहीं मिली। जब पार्टी ने बनाने का निर्णय लिया होता है ना, तो सब कुछ बना सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी एक संसद में पोर्न देखने वाले को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना सकती है, जो लाइव हुआ चैनल पे सब कुछ चला, अब ये सांसद सदन के अंदर पोर्न फिल्में देख रहा था, और उसको उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं किसी प्रदेश का, तो फिर कहां रह जाती है नैतिकता? ये चीजें, ये कुछ नहीं है। राजनीति के अंदर इन चीजों के कोई मायने नहीं है। अगर पार्टी ने सोच लिया किसी को अगर कुछ बनाना है, तो किसी भी एक कार्यकर्ता को उठाकर भी मुख्यमंत्री बना सकती है, तो वो विधायक है या नहीं है, बाद में चुनाव लड़ा के विधायक बना देंगे उसको, क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, समय बहुत लंबा हो गया, तो एक छोटा सा सवाल और कर लूं मैं आपसे चौहान साहब। मेरा तो अंतिम सवाल यही है कि जो कल तस्वीरों में नजर आया, कौन कौन सा आपको लगता है चुनाव लड़ेगा? जो भाई बार बार कह रहे हैं कि लड़ेंगे, इसमें कोई एक रणधीर सिंह कापड़ेवास की भी उम्र हो चुकी, हो सकता है मुकेश लड़ ले, इस बार टिकट मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन बाकियों की क्या नरबीर चांस लेंगे दोबारा से? मोहनलाल जी, 2014 में जगदीश आएंगे, सुधा आएगी। मैंने आपको बताया कि पार्टियां अपनी हवा बनाती हैं और उस हवा के मुताबिक अपनी टिकटें बेचती हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई ये कांग्रेस से भी आगे निकल गए, और आज की राजनीति में चुनाव लड़ना पैसे का सबसे बड़ा, उसकी अंति में करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए होने चाहिए। बड़ी क्लियर सी तो फिर ये तमाम जो लोग झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, जय जयकार करने के लिए किसने किए जाते हैं? किसने कह दिया कि ये वर्कर सब कुछ किराए पर आता है? पिछले 20 साल की राजनीति में वर्कर भी किराए पे आता है, भीड़ भी किराए पे आती है, टेंट हाउस भी किराए पे आता है, दरी बिछाने वाले भी किराए पे आते हैं, पानी सर्व करने वाले भी किराए पे आते हैं। ये जो चेहरे देख रहे हैं जो अपने आपको जय जयकार कर रहे हैं, माला लेके, मोमेंटो लेकर के, गुलदस्ता लेकर के, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को घुमा रहे हो। मैं नहीं घुमा रहा, मैं पूरा इनमें किसमें दम है? इनमें दम नहीं देखा। मनोहर लाल में क्या दम? मनोहर लाल
मनोहर लाल को जिसमें दम होता है चीफ मिनिस्टर वो बनाया जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जनाधार नहीं था, लेकिन यस मैन था। भजन लाल का जनाधार था। एमएलए टिकटें बटी भजन लाल के मुताबिक, समर्थक भजन लाल के थे, लेकिन कंट्रोल हाईकमांड का था। हाईकमांड ने चाहा उसके टूटते 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 5-10 एमएलए रह गए कि भाई हाईकमांड जब जिसे चाह रहा है उसको बनाया जाए। हाईकमांड ने चाहा, कौन चाहता था मनोहर लाल खट्टर बने? राजस्थान की तरह कौन चाहता था मनोहर लाल? किस विधायक ने कहा मनोहर लाल खट्टर बनेगा? हाईकमांड ने कहा ये बनेगा। आज हाईकमांड जो तय करेगी वो हरियाणा का नया मुख्यमंत्री। भाई विनय जी ये तो अड़ गए भैया, बिल्कुल अड़ अरे गए, नहीं अड़ गए, बता दिया भाई। राजनीति, हाँ मैं कह रहा हूँ भाई, विश्लेषण अपना अपना है, नजरिया अपना अपना है, विनय जी का अपना नजरिया नहीं मोहन जी, मैं बताता हूँ, विश्लेषण अलग अलग, स्टेट लेवल का विश्लेषण अलग होता है, जिला स्तर का अलग होता है, लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण होता है अलग, और सेंटर का विश्लेषण अलग होता है। सब हर जगह का विश्लेषण अलग अलग आधार पे होता है। सेंटर का विश्लेषण अलग होता है, स्टेट का अलग होगा, विधानसभा का अलग होगा, लोकसभा का अलग होगा, जातिगत आधार पे भी होता है, विकास के भी होता है, पार्टी के कैंडिडेट्स के भी आधार पे होता है, अलग अलग मायने होते हैं अलग अलग तरह की। अब सारी डिबेट्स को अगर आप मिक्स कर देंगे तो आप किसी विश्लेषण पे नहीं पहुंच पाएंगे। मुद्दा था दक्षिणी हरियाणा में भूपेंद्र यादव वर्सेस राव इंद्रजीत सिंह का। अब तो वही थी, ठीक है जी, वो मुद्दा था। ये अगर भाजपा के जो नेता है जो राव इंद्रजीत के खिलाफ है, ये तब इकट्ठे लामबंद रह सकते हैं, तब मजबूत हो सकते हैं जिस दिन राव भूपेंद्र सिंह ये घोषणा कर दे, अब आज से मेरी कर्म भूमि दक्षिणी हरियाणा है, मैं यहाँ कर्म करूंगा, जो करूंगा वो, तब तो ये उसके साथ वफादारी से लामबंद रह सकते हैं। जब उन्हें लगने लग जाएगा, अब ये तो पार्टी का एक भेजा हुआ एक मोहरा है, आज उसको काले खाने में खड़ा कर दिया, कल उसको सफेद में खड़ा कर देंगे, तो उसके साथ लगने का फायदा क्या? तो अपना वो बिखराव रहेगा ही रहेगा। ये एकजुटता कल दोपहर तक की थी, केवल उनको विकल्प एक लगा था, अब हम कहीं ना कहीं इसके सारे संगठित हो सकते हैं, तो उन्हें लगेगा अब हमारे संगठित होने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो क्यों संगठित होंगे? वो अपने अपने विकल्प तलाशेंगे, अपने अपने ढकली अपना अपना राह बजाएंगे। ठीक है भाई, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, और आने वाले दिनों में हम लगातार राजनीति में चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि आगे 5 राज्यों के चुनाव है, यूपी को लेकर भी करेंगे, अन्य राज्यों को भी लेकर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त लोगों की निगाह पूरी जो है चुनाव पर है। 5 राज्यों के चुनाव है, हरियाणा की राजनीति भी शायद गरमाएगी, क्योंकि चौटाला जी बाहर आ चुके हैं और कई सारी चीजें, हलचल धीरे धीरे तेज हो रही है, जो सक्रियता है राजनीति में वो कहीं ना कहीं बता रही है कि बहुत कुछ नया होने वाला है, और शायद उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।